नमस्कार। आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। आज हमारे बीच हैं गीता कोरा जी, सांसद पश्चिमी सिंहभूम। गीता कोरा जी का जो परिचय आप सभी जानते होंगे कि कैसे ये राजनीति में प्रवेश की। पहले इन्हें लोगों ने समझा कि राजनीति में सिर्फ 100 पीस बन के रह जाएंगी, लेकिन गीता कोरा जी 2 बार विधायक बनने के बाद अभी सांसद हैं और अपने पति की जो छाया थी उनसे बाहर निकल के अभी दिल्ली तक इनकी राजनीतिक धमक है। आज आमने सामने हमारे साथ हैं और हम इनके साथ चर्चा करेंगे कि आखिर इनकी राजनीति जो है कैसे शुरू हुई, इनका कैसा जीवन रहा है और आगे की क्या योजनाएं हैं। गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का फॉर्मेट ऐसा है कि जो हमारे गेस्ट होते हैं उनके राजनीतिक जीवन यात्रा जो है उससे पहले की क्या यात्रा रही उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो गीता कोरा जी को एज ए एक्स चीफ मिनिस्टर की वाइफ, एमएलए, एमपी जानते हैं, लेकिन उससे पहले का भी आपका जो है आपकी जीवन यात्रा रही, उसके बारे में कुछ बताइए। क्योंकि मैं एक बहुत साधारण परिवार से हूँ और एक माइनिंग एरिया है सेल का, वहीं मेरी पैदाइश हुई किरेबुरु में, और फादर वहीं जॉब करते थे। तो बहुत ही साधारण सा एक मज़दूर का जो परिवार होता है उसी तरह का हमारा पारिवारिक माहौल भी था। पढ़ाई लिखाई वहीं हुई, लेकिन हाँ, परिवार का जो मेरे पिताजी थे वो हमेशा से बहुत सपोर्टिव थे कि बेटा या बेटी वाला, क्योंकि हमारे आदिवासी ये में बेटा बेटी का अंतर नहीं होता, दोनों को समान माना जाता है। तो उसी तरह से पिता ने उसी तरह की परवरिश की। स्कूल में भी काफ़ी एक्टिव रहे, स्पोर्ट्स में हो या फिर और एक्टिविटीज़ में। तो एक साधारण सा लाइफ था। वहाँ स्कूलिंग करने के बाद कॉलेज जैसे ही प्रवेश हुआ उसके बाद तो शादी हो गई। तो उसके बाद का जीवन तो अब फिर पॉलिटिकल ही हो गया जी। तो लेकिन आपने कहा कि मजदूर परिवार से आती हैं। एक अब अच्छी बात है कि अब जो है वो पॉलिटिशियन लोग स्वीकार करने लगे हैं, आम आदमी स्वीकार करने लगे कि हम वहाँ से उठ के आए हैं, और आपने स्वीकार किया। तो वहाँ से उठ के आई और आप आई और उसके बाद चीफ मिनिस्टर हाउस में आपने रही। तो क्या मूलभूत जीवन में आपको बदलाव नज़र आया? ज़्यादा बदलाव नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरी परवरिश ही उसी तरह से हुई कि भाई आपको अपनी ज़मीन नहीं छोड़नी है, आपको अपना ज़मीन पकड़ के रखना है। और शादी के बाद भी जो पति हैं उनका भी इसी तरह का सोच है कि भाई अपनी ज़मीन आपको पकड़ के रखनी है, क्योंकि अंततः यही आपकी सच्चाई है। तो वो सीएम है या फिर उस तरह का कभी कोई ये नहीं रहा कि एक मुख्यमंत्री हैं तो क्या है, ज़रूर जो मुख्यमंत्री की एक पत्नी होने के नाते जो दायित्व थे वो हमने निभाए, लेकिन उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। मतलब जो आपकी जो आप आधार जो था उसको आपने थामे रखा। लेकिन कुछ शायद इसी वजह से मुझे लगता है कि आपके जीवन में कुछ संघर्ष के दिन थे, तो शायद यही ज़मीन से जुड़े हुए रहने की वजह से आप उससे निकल पाएँ। देखिए, हर व्यक्ति का अपना उसके लाइफ में, उसके जीवन में संघर्ष आते हैं और लोग उसको अपने तरीके से उस संघर्ष से लड़ना या फिर उससे निकलना, सबका अपना अपना ये होता है। क्योंकि हम लोगों का संघर्ष बिल्कुल ही राजनीतिक था और मैं बिल्कुल राजनीति में नहीं, एकदम राजनीति का मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने, क्योंकि लोगों का बहुत सपोर्ट था, खासकर परिवार का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, सास ससुर का, तो उस नाते हम लोगों ने उसको डील किया और हम लोग आज भी कहीं ना कहीं उसको कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप जो है निजी जीवन में भी उस संघर्ष से उभरी और पॉलिटिकल जो आपकी लेगेसी थी उसको भी आपने थामे रखा। वो ज़रूरी था उस समय, क्योंकि एक बहुत बड़ी राजनीतिक विरासत पति छोड़ के गए थे और उसको मेंटेन करना, उस चीज़ को बनाए रखना, ये बहुत मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल था। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो बिल्कुल नया फील्ड था हमारे लिए, लेकिन फिर भी लोगों के सहयोग से, परिवार के और हमारे कार्यकर्ताओं के मदद से हमने उस चीज़ को संभाले रखा। जी, विधानसभा आप जब आई तो विधानसभा क्या अनुभव रहे हैं आपके, वो मैं जानना चाहता
जिस समय हम लोग विधानसभा आए उस समय का विधानसभा वहाँ के लोग बहुत ही सपोर्टिव थे। लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, इसलिए हम लोगों ने विधानसभा में जो अपने क्षेत्र की समस्याएं थी उसको हम लोगों ने रखा और बहुत अच्छा लोगों का सहयोग मिला। न सिर्फ विधायकों का बल्कि जो वहाँ के लोग थे सभी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और काफ़ी उस समय क्योंकि विधानसभा भी लंबा चलता था, काफ़ी दिन तक सिटिंग्स चलते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था कि हम लोगों ने अपने क्षेत्र की बात को रखा। तो उसमें का माहौल बहुत अलग था। लेकिन अब सेशन लगातार घट रहे हैं, अब घट रहा है, अब काफ़ी घट रहा है सेशन। गिनती के दिन अब 1 दिन का 2 दिन का होता है और मुझे लगता है कि ये लंबा चलना चाहिए ताकि एक विधायक को संसदीय कार्यों की जानकारी हो कि किस तरह से कार्य होते हैं। तो ये चलना चाहिए ताकि वो अपने क्षेत्र की बातों को भी रख सके। लेकिन उसके बाद जो आया दौर कि आपने फैसला किया कि आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, आपने चुनाव जीता भी, तो चाईबासा से निकल के मैं कहूँगा कि दिल्ली संसद में जाना हर व्यक्ति का, भारत का हर जो पॉलिटिक्स करता है उसकी तमन्ना होती है कि एक बार संसद सदस्य बना जाए। तो उसके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं आपके? देखिए, यह सांसद ये में से राजनीति का समंदर कहना गलत नहीं होगा क्योंकि वहाँ आपको सभी तरह के लोग मिल जाएंगे। एक लेखक से लेकर के एक आम मजदूर, किसान, ये भी वहाँ पर पहुँचते हैं। हर फील्ड से, चाहे वो सिनेमा से हो, मनोरंजन की दुनिया से हो, सभी तरह के लोग वहाँ आपको मिल जाते हैं और यही उसकी खूबसूरती है। देश के हर कोने से लोग आते हैं, उनकी अपनी भाषा होती है, उनकी अपनी समस्या होती है उस क्षेत्र की, तो वो वहाँ देश को जानने का, समझने का एक मौका मिलता है। तो वो एक बहुत ही अनोखा और अद्भुत अनुभव है। मुझे लगता है कि अन्नपूर्णा जी के मंत्रिमंडल में जाने के बाद आप ही झारखंड की एकमात्र महिला सांसद रह गई जो आवाज़ उठा सके। तो संसद में कैसा पार्टिसिपेशन आपका है? संसद में क्योंकि नए सदस्यों को बोलने का काफ़ी मौका मिलता है। जो अध्यक्ष हैं वो काफ़ी मौका देते हैं और काफ़ी लंबा लंबा सेशन भी लेते हैं। कई बार हम लोगों का रात का 11-12 बज जाता है, लेकिन वो भी करने में उसका एक अलग अनुभव है, अलग मज़ा है उसका। तो काफ़ी मौके मिलते हैं और हम लोग का प्रयास रहता है कि किसी भी छोटे से छोटे इवेंट जो 0 आवर होते हैं उसको भी हम लोग ना छोड़ें, उसका भी हम लोग लाभ ले अपने क्षेत्र की बात को रखने का, तो मौका मिलता है। लेकिन झारखंड के जो सांसद हैं उनके बारे में एक कहा जाता है कि वो बहुत कम हिस्सा लेते हैं। पहले जैसे ये आरोप शिव सोरेन के बारे में कहा जाता था कि बहुत कम हिस्सा लेते हैं, तो वो अब क्या दौर बदल रहा है कि आप हैं, हुई निशिकांत दुबे जी देख रहे हैं, बहुत सवाल उठाते हैं, या दूसरे जो सुनील सिंह या जो भी सांसद, संजय सेठ काफ़ी सक्रिय है, तो एक चेंज आ रहा है। बिल्कुल काफ़ी बदलाव है और जनता बहुत विश्वास के साथ आपको भेजती है सांसद में, और वहाँ पर अगर हम अपने बात भी ना रख पाए तो ये तो विडंबना ही है। इसलिए वहाँ रखना चाहिए क्योंकि वो सर्वोच्च जगह है जहाँ से काम हो सकता है। आप अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए आप काम कर सकते हैं, तो अब यहाँ मौका मिलता है तो बिल्कुल रखना चाहिए। रखती। एक महिलाओं के बारे में आम परसेप्शन ऐसा, मतलब जो कम पढ़े लिखे लोग हैं कहिए या कुछ पढ़े लिखे मूर्ख लोग भी, उनका परसेप्शन रहता है कि जो महिलाएं राजनीति में हैं तो वो जो है किसी न किसी सपोर्ट लेके कर रही हैं। मतलब उन शायद इसी वजह से जो कहा जाता है कि जो 33% आरक्षण की जो बात होती है महिलाओं के बारे में, तो कुछ लोग इसी पे कहते हैं कि नहीं भाई उनको क्यों दिया जाए। तो ये दौर बदलना चाहिए मुझे लगता है। अमन जी, मैं इस पे यही कहना चाहूँगी कि दौर अभी काफ़ी बदल गया है। आप देखिएगा ना सिर्फ राजनीति में बल्कि हर क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति दर्ज हुई है। महिलाएं वहाँ बेहतर काम कर रही हैं और राजनीति में भी महिलाएं बेहतर काम कर रही हैं। आप यहाँ पर आपने अभी राष्ट्रपति को देख रहे हैं जो महिला है, स्पीकर भी रही हैं लोकसभा में महिला, और सांसद तो है ही, अब मंत्रिमंडल भी बेहतर तरीके से लोग संभाल रहे हैं, संसदीय क्षेत्र संभाल रहे हैं। और ये तो आप संसद की हम लोग बात कर रहे हैं, हम तो देखते हैं ग्रामीण, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ, वहाँ की महिलाएं भी जो आज वार्ड मेंबर हैं, मुखिया हैं, वो भी बेहतर तरीके से अपने जो उनका एरिया है, मुखिया का एक पंचायत है, तो वो उसको बेहतर तरीके से चला रही हैं। मतलब मधु कोरा जी से आप कोई राय मशवरा नहीं लेती हैं पॉलिटिक्स पे? नहीं, ऐसा नहीं है, उनसे भी राय मशवरा ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि राजनीति में उनका
अनुभव बहुत काम आता है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर जो डिसीजंस होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं राजनीति में तुरंत डिसीजन आपको लेना है, तुरंत कार्य करने हैं, तो ऐसा में समय नहीं मिलता है कि मैं उनसे पूछूं कि भाई यहाँ अब हमें जाना है या नहीं जाना है, इनसे बात करनी है या नहीं करनी। मतलब वो वरिष्ठ तो कार्यकर्ता आपके हैं, लेकिन फैसले आपके होते हैं ज़्यादातर, अब क्योंकि फील्ड में मैं ज़्यादा रहती हूँ तो निर्णय लेना होता है जी। एक एक नई बात ये भी आई, राष्ट्रपति उनका एक भाषण बहुत उस पर चर्चा में है कि वो जेलों में भीड़ कम करने की बात कर रही हैं। उनके राष्ट्रपति के बारे में भी जैसे तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने बड़ा ही आपत्तिजनक बयान दिया था। लेकिन जो हमारा ट्राइबल समाज, आप क्योंकि आदिवासियों के बीच रहती हैं, सबसे सुदूर ज़िले से आती हैं, तो एक जनजातीय महिला का राष्ट्रपति बनना, वो क्या उसके बारे में क्या सोच रहे हैं हमारे राज्य के जो जनजातीय समाज के लोग हैं, कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, ये बहुत गर्व की बात है कि देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी महिला है, तो ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि भारत का संविधान के ये या कानून के ये हमें ये अलाउ करता है कि आप सिर्फ दबे कुचले लोग नहीं हैं, आप पिछड़े नहीं हैं, बल्कि आप भी उस जगह पर पहुंच सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है हम लोगों के लिए, तो लोग इसे बहुत खुशी से लेते हैं, बहुत गर्व महसूस करते हैं कि आज हमारे लोग भी उस जगह पहुंचे हैं। जी, मतलब केवल मतलब बात नहीं, सिर्फ रिजल्ट भी देने का वक्त आ गया और लोग दे भी रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि थोड़ी बात हम स्टेट की करेंगे, क्योंकि स्टेट पॉलिटिक्स में भी आपकी दखल है, कार्यकारी अध्यक्ष भी आप हैं कांग्रेस की। पहला सवाल तो मेरा ये होगा कि लोगों के मन में एक सवाल आता है कि गीता कोरा जी को कांग्रेस ने परेशान किया, फिर कांग्रेस में क्यों चली गई? देखिए, ऐसा बात नहीं है। राजनीति में कई फेज ऐसे आते हैं जहां आपको डिसीजन लेना है, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि आप जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके पीछे लाखों लोग हैं। आपके विधायक सांसद बनने से डायरेक्ट वो भी प्रभावित होते हैं। तो आपको सिर्फ अपने बारे में, राजनीति में जब आप आते हैं तो आपके बारे में कम, आप जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं उसके बारे में आपको ज़्यादा विचार करना है, ज़्यादा चिंतन करना है। तो कई बार ऐसे स्थिति परिस्थिति हो जाती हैं कि आपको निर्णय लेना पड़ता है, और कांग्रेस ने बहुत सपोर्ट किया है। जब मैं इंडिपेंडेंट विधायक भी थी तो उस समय भी अलायंस में जब कांग्रेस और जेएमएम की सरकार थी तो उस समय कांग्रेस ने बहुत मदद किया था, और उस वजह से मैंने क्षेत्र में बहुत काम मैंने किया। अभी राजेंद्र बाबू जी नहीं रहे, लेकिन उन्होंने बहुत सपोर्ट वो आपके घर भी आए थे, मुझे याद है, समर्थन मांगने के लिए। तो आपने बदले में अपने यहाँ कुछ विकास योजनाओं की मांग की थी, ये मुझे याद है। लेकिन एक चीज़ है, आपने भी कहा कि पिछली सरकार ने बहुत मदद की थी, लेकिन ये सरकार क्या उतनी मदद कर रही है या बस सामान्य ही सब कुछ चल रहा है? देखिए, सरकार भी काफ़ी प्रयास कर रही है कि अंतिम व्यक्ति तक काम पहुंच सके। इसलिए आपने अभी देखा होगा कि सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चला, इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया। लोग उन कैंपों में जाकर के अपने लिए लोग, जो युवा वर्ग हैं उनकी भीड़ मैंने देखी, जो बुज़ुर्ग हैं उन लोगों का भीड़ मैंने देखा। तो कहीं ना कहीं सरकार के प्रति उन लोगों की आस्था है, विश्वास है, इसलिए लोग कैंप तक आए और अपना रजिस्ट्रेशन लोगों ने करवाया। जो श्रम ये है उस पर युवा वर्ग ने बहुत अच्छा रजिस्ट्रेशन कराया। बुज़ुर्ग वहाँ से पेंशन का फॉर्म भर करके जा रहे हैं, उनको पेंशन वहीं हो जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि सरकार कार्य कर रही है, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास कर रही है। ठीक है, ये बात कि आपने कहा कि बहुत भीड़ है, इसका मतलब पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। पहले काम, मतलब ये सरकार तो 3 साल से है, तो इसका मतलब कि जो ऑफिस, जो सरकारी जो दफ्तर हैं, वो ठीक तरह से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, शायद इसी वजह से उन शिविरों में इतनी ज़्यादा भीड़ है। नहीं, ये मैं आपको दूसरे तरीके से इसको ले जाना चाहूँगी कि सरकार का ये सोचना है कि जो अफसर हैं वो जनता से सीधे रूबरू हों, क्योंकि ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ की दूरी ब्लॉक से 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर है, तो वैसे लोग आ नहीं सकते हैं। लेकिन वहाँ उस पंचायत में जब लग रहा है तो वहाँ लोग आ रहे हैं, वहाँ लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोग मिल रहे हैं कि भाई हमारी ये समस्या है। जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र, वहाँ भी कैंप लग रहे हैं। तो ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जहाँ आज तक कोई नहीं पहुँच पाया। अभी हम लोगों ने रिंगड़ा हाथू में, टोंटो का रिंगड़ा हाथू, जहाँ
आए दिन आप नक्सली गतिविधियों के बारे में सुन रहे होंगे। वहाँ हम लोगों ने 14 तारीख को 14 तारीख को हम लोग गए। वहाँ लोगों में इतना उत्साह, लोग दूर दूर से आ रहे हैं और वहाँ कैंप का लाभ वो लोग ले रहे थे। केवल कैंप तक ही नहीं सीमित रहे, और भी जो काम है, जो सरकार ने जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा था, उन मुद्दों पे काम अभी होना बाकी है मुझे लगता है। बिल्कुल, कई काम है, क्योंकि एक दिन में कार्य नहीं होते हैं। चुनाव में हम लोग कई सारे वादे करते हैं और वो एक दिन में पूरा नहीं हो सकता, लेकिन सरकार धीरे धीरे कर रही है। अभी आपने देखा होगा ओबीसी आरक्षण का हो, ओल्ड पेंशन हो, तो इस तरह के कई काम सरकार लेकर के आई है और अच्छा, सराहनीय है जी। लेकिन सरकार जो स्टीयरिंग कमेटी बनी है, तो क्या सरकार कांग्रेस से, आरजेडी से, जो अपने गठबंधन के साथी, उनसे मशवरा करके फैसले ले रही है या खुद फैसले ले रही हैं? अकेले दम मुख्यमंत्री सिर्फ कर रहे हैं फैसले? नहीं, ऐसा नहीं है। महागठबंधन की सरकार है तो ज़रूर सभी से सलाह मशवरा करके ही कर रही है। तो फिर ये आप लोगों ने जो सवाल उठाया 1932 के खतियान का मसला, फिर वो कैसे आया? फिर आपने कैसे सवाल उठाया? या फिर आपके जो प्रतिनिधि हैं कांग्रेस के, उन्होंने क्यों नहीं ये बात रखी कि भाई सब जगह तो सर्वे हुआ नहीं 1932 में, उसके बाद भी हुए कई जगह? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो ये निर्णय लिया 1932 का जो कट ऑफ डेट है, तो इसमें हम लोगों ने यही कहा कि भाई इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे कोल्हान में 1964 लास्ट सर्वे सेटलमेंट है। तो ये बात हम लोगों ने रखी। और कई बार हो जाता है कि जब सरकार है, क्योंकि वो कुछ एक, क्योंकि सारी चीज़ों को लेकर के हो सकता है उनके जहन में नहीं आया हो, लेकिन मुख्यमंत्री के जहन में, सरकार के जहन में डालना भी तो हमारा ही काम है, तो वो हम लोगों ने किया। देखिए, इतना बड़ा मुद्दा है जिसपे जो है यूपीए सरकार पे राजनीति कर रही है, और इतना बड़ा मुद्दा जो है कैसे छूट गया, मुझे वही बड़ा आश्चर्य लग रहा है। और खैर आप लोगों ने सही समय पे ये मुद्दा भी उठाया, तो ये मतलब, तो इसका मतलब आपका इशारा ये है कि मुख्यमंत्री जी को ध्यान में नहीं आया, इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा हावी है? देखिए, ब्यूरोक्रेसी हावी है या नहीं, मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, जब आप राज्य के मुखिया हैं तो आपको हर छोटे से छोटे क्षेत्र को भी लेके चलना है। ऐसा निर्णय आपको लेना है कि उससे वो प्रभावित, गलत तरीके से प्रभावित ना हो, क्योंकि आप राज्य के मुखिया हैं। तो आपको रांची के लोग भी आशा भरी नज़रों से देखते हैं, तो वही साहिबगंज का एक छोटा सा गांव के लोग भी आपको उसी आशा भरी नज़रों से देखते हैं। सिंहभूम के छोटे से गांव के लोग भी आपको उसी ये से देखते हैं कि यही हमारा मसीहा है। तो इसलिए आप जब निर्णय ले तो पूरे झारखंड को देख करके निर्णय लेने चाहिए। हाँ, कहीं चूक हो सकती है, भूल हो सकती है, लेकिन एक राजनीतिक के तौर पर, एक सांसद होने के नाते मैं अपने क्षेत्र की बात तो मैं रखूँगी। कहीं चूक हो गई तो मुझे वो बताना है सरकार को, और वही मैंने किया। जो दिल्ली का जो पैटर्न है, प्रधानमंत्री जी को देखा जाता है कि वो सांसदों के साथ बैठते हैं। पहले यहाँ भी सांसदों के साथ, विधायकों के साथ जो कोई बड़ा फैसला लेने के बाद मशवरा होता था, तो वो सिलसिला थोड़ा थमा हुआ लग रहा है झारखंड में। देखिए, कई बार ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को माननीय मुख्यमंत्री अकेले निर्णय ले। कई बार हम लोगों से भी पूछा जाता है कि भाई आपके ज़िले में या आपके संसदीय क्षेत्र में इस तरह के हम लोग काम करने जा रहे हैं, तो इस पर क्या होना चाहिए, और हम लोग भी समय समय पर सरकार को सुझाव देते रहे हैं। आप तो इतने सीनियर MLA रही, MP हो गई हैं, कौन सा सेक्टर आपको लग रहा है कि अभी भी छूट रहा है झारखंड में, कि इस सेक्टर पे फोकस होना चाहिए सरकारों का, चाहे वो पहले की सरकार ने छोड़ा या अभी की सरकार उस चीज़ को नहीं देख पा रही? देखिए, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि एजुकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज भी हमारे झारखंड में लिटरेसी रेट ज़रूर बढ़ी है। जब झारखंड अलग हुआ उससे अब काफ़ी अच्छा ये लिटरेसी रेट है, लेकिन अभी भी ज़रूरत है कि जो छोटे छोटे गांव हैं वहाँ के बच्चे आज भी सिर्फ अक्षर ज्ञान कर देने से नहीं होगा, बल्कि उनको आपको एजुकेट करना होगा। आज कई स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हो गए हैं, उसका लाभ हम कैसे दे पाएंगे? तो इसलिए एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, कि एजुकेशन ऐसा हो कि वो बच्चा जो है, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोग
मैट्रिक तक करने के बाद वो बाहर चले बाहर जाते चले हैं। जाते हैं। तो ऐसा आप एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि 10th के बाद ही वो बच्चा जो है अपना कोई एक फील्ड पकड़ के जी। काम सीख जाए। तो उस तरह के मेरे यही ये होगा कि भाई एजुकेशन पर सरकार ज़्यादा हाँ, फोकस क्योंकि करे। हम केवल जो है वो श्रमिक का जो है आयात नहीं करें, मतलब हमारे यहाँ बच्चे भी अफसर बने, हमारे मतलब बच्चे भी हर क्षेत्र में मतलब रिसर्च में जाएं, दूसरे क्षेत्रों में जाएं। अच्छा, एक चीज़ क्योंकि स्टेट की बात हो रही है, तो कई आपके जो समर्थक हैं जो आपसे मिल नहीं पाते हैं, वो कभी कभी हम लोगों से सवाल करते हैं क्या मैडम दिल्ली की ही राजनीति करेंगी या झारखंड भी उनकी प्राथमिकता में है? दिल्ली का रास्ता तो झारखंड होके ही जाता है, अच्छा, तो इसलिए झारखंड तो नहीं छूटेगा। नहीं छूटेगा। मतलब तो कोई प्लानिंग आपने इस पे कर रखी है? प्लानिंग क्योंकि अब तो सांसद है तो आगे कंटिन्यू अब देखते हैं, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी आगे उसको निभाएंगे। तो आपके तो नेता हैं वो पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो उसका कुछ इम्पैक्ट है क्या, कुछ चर्चा है उसकी? बिल्कुल है। जिन राज्यों में जा रही है ये पद यात्रा, वहाँ तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, लेकिन उसके अलावा भी जिन राज्यों से नहीं गुजर रही है वहाँ भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। लोग वहाँ के लोग जा रहे हैं। मुझे तेलंगाना में शामिल होने का मौका मिला है, हैदराबाद के पास में महबूब नगर में हम लोगों ने अटेंड किया। तो वहाँ हम लोगों ने देखा कि नागालैंड के लोग आए हुए हैं, जो एकदम कोने के लोग, वो लोग आए हुए हैं उस पदयात्रा में शामिल होने के लिए। तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह तो है ही, और इसका बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव ये भी हुआ। लोग सीधे राहुल गांधी जी से मिल रहे हैं, उनसे अपनी बात रख रहे हैं, अपनी समस्याएं रख रहे हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, विद्यार्थी हो, तो सभी लोग सीधे संवाद कर पा रहे हैं। लेकिन जो आपके नेताओं के जो बयान आ रहे हैं उससे नुकसान हो, जैसे भी गुजरात चुनाव को लेके आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया, तो बीजेपी तो काफ़ी हमलावर है इन चीज़ों को लेके। देखिए, बीजेपी तो हर जगह हमलावर रहती है, लेकिन हम लोगों का काम है लोगों तक सही बात को पहुंचाना सही तरीके से, ये मकसद होना चाहिए ताकि लोग सही निर्णय ले सके और अपने लिए सही सरकार चुन सके। जी, लेकिन बीजेपी ने तो कई अच्छे काम भी किए हैं, और अभी आपसे जो चर्चा हो रही थी कि जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना शुरू किया बिरसा जयंती को, इसके अलावा भी जो ट्राइबल्स पे खास फोकस है, तो फिर आप क्यों, मतलब आपको लग रहा है कि बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही? देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही है। बीजेपी जो कांग्रेस ने 2014 में जब सरकार से हटी, तो उसी काम को तो आगे बढ़ा रही है, और यही होना भी चाहिए। जब आपको जनता ने पद दिया, जिम्मेदारी दी, तो आप उसके आगे के काम को आप बढ़ाइए, और वो कर रही है बीजेपी। लेकिन हाँ, कई चीज़ों में बीजेपी के साथ में जो वैचारिक मेल नहीं खाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर झारखंड में जब बीजेपी की सरकार थी, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए जिसके वजह से जो यहाँ के जनजातीय लोग हैं, यहाँ के जो आदिवासी हैं, वो उनके खिलाफ हो गए। इसलिए 2019 में उन्होंने महागठबंधन को ये बहुमत दिया। लेकिन उसमें तो कहा जाता है कि कई चीज़ों को समझ नहीं पाए लोग, तो कई अच्छे, जैसे कि आपको उदाहरण दूं कि जनजातीय क्षेत्र को ही ध्यान में रख के आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज बीजेपी सरकार जो है वो खोल रही थी, तो अच्छा काम था ना। अब देखिए आपकी सरकार में जो हम लोग पता है कि वहाँ पे काम बंद है, तो कौन बेहतर हुआ? नहीं, देखिए, सिर्फ एक कार्य को लेकर के आप किसी का भी आकलन आप नहीं कर सकते हैं। तो उस समय के कुछ ऐसे निर्णय थे सरकार के जो लोगों को पसंद नहीं आए, और यही कारण था कि उन सरकार को हटाया गया। और जहाँ तक मेडिकल कॉलेज की बात है, तो ये 2008-9 में जब यूपीए की सरकार थी, उसी समय हम लोगों ने उसको चाईबासा हम लोग लेके गए। तो अब तो इस सरकार को, जैसा मैंने कहा कि अब आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो उसको आगे बढ़ाना आपका काम है। लेकिन वो बढ़ नहीं पाया है, क्योंकि वहाँ तो एक मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है वो। जी, बहुत बड़ा इलाका है, और काम रुका है। लेकिन हम, क्योंकि अब सेशन भी है, तो मैं प्रयास करूँगी कि उसको कम से कम वहाँ बात रख सकूँ और उसको फिर से शुरू करवा सकूँ। जी, उसको फिर से ये बहुत, अगर जो हेमंत सोरेन आपके जो मुख्यमंत्री हैं, उनको 3 सुझाव अगर देने पड़ रहे हैं, तो क्या सुझाव दीजिए कि ये 3 काम कीजिए जिससे चाईबासा की बेहतरी हो और झारखंड भी बेहतर हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन्हें यही सुझाव दूंगी कि आज जो युवा है
वो सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि राज्य में काम नहीं है, इसलिए लोग रोज़गार के लिए बाहर जा रहे हैं। तो रोज़गार के अवसर यहाँ बढ़े और इस दिशा में सरकार को कार्य करने चाहिए युवाओं के लिए। और दूसरा है कि एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा दुरुस्त करने की आवश्यकता है, जो मैंने पहले आपको कहा। और तीसरा है हेल्थ सेक्टर में। जी। हेल्थ सेक्टर में आज भी कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पहुँच नहीं पाए हैं, जहाँ एम्बुलेंस भी नहीं जा पाती है। तो उस ये को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। मन बहानबाजी छोड़ के अब काम करने का वक्त आ गया। अब हमारे कार्यक्रम खत्म करने का ये वक्त आ गया, लेकिन एक सवाल रह गया है। कई लोगों के जहन में, जो आपसे प्रेरणा लेती होंगी महिलाएं, उनके जहन में एक सवाल आता होगा कि गीता कोरा जी के तो बच्चे हैं, पति हैं, जनता है, संसद है, तो कैसे मैनेज कैसे करती हैं इन चीज़ों को? देखिए, कई लोग जो है टाइम मैनेज करने के लिए, अपने बिजनेस मैनेज करने के लिए MBA करते हैं, मैनेजमेंट कोर्स करते हैं, लेकिन अब महिलाओं को ईश्वर ने ये वरदान दिया है। मैं यही कहूँगी कि भाई आपको परिवार भी संभालना है और आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वहाँ भी आपको संभालना है। तो ये हम लोगों को ईश्वरीय देन में से कहूँगी। और थोड़ा सा अपने को भी समय को देख करके करना होगा काम, क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी है, परिवार की भी है, बच्चों की है और साथ ही जनता की है। तो हम लोग किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं। बाल बच्चों के साथ भी राजनीति की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है जी। चलिए, आने वाले वक्त के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थी गीता कोरा जी। आमने सामने में हर सवाल का बहुत बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। अगले सप्ताह फिर किसी दूसरे गेस्ट के साथ हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।